आज हम लोग जीएसटी के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में जीएसटी को बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को डिस्कस करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारा मिनिस्ट्री होता है, उसमें एक मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हिंदी में इसको वित्त मंत्रालय बोलते हैं। वित्त मंत्रालय में टोटल 6 डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट होता है। उसमें एक डिपार्टमेंट का नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसको राजस्व विभाग बोलते हैं, और एक दूसरा डिपार्टमेंट का नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसको हिंदी में व्यय विभाग बोलते हैं। हर डिपार्टमेंट का हेड उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हेड जो होगा वो सेक्रेटरी रेवेन्यू होगा। सेक्रेटरी रेवेन्यू डायरेक्टली रिपोर्ट करता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहाँ पे खर्चा हो रहा है, किस हेड में खर्चा हो रहा है, उसका बजट प्रिपरेशन करना, उस पर नियंत्रण करना डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम होता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का काम होता है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किस हेड में आ रहे हैं, जैसे जीएसटी का, इनकम टैक्स का, उस पर नियंत्रण करना। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में 2 बोर्ड होता है। एक बोर्ड का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, और इन शॉर्ट सीबीडीटी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। दूसरा बोर्ड का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इन शॉर्ट इसको सीबीआईसी बोलते हैं। सीबीएसई को हिंदी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड बोलते हैं। सीबीएसई का काम होता है कलेक्शन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज एंड जीएसटी, और सीबीडीटी का काम होता है कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस को हिंदी में प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हिंदी में अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। सीबीआईसी में जो ऑफिसर्स होते हैं ये इस तरह से होते हैं। सीबीआईसी का हेड होता है सीबीआईसी का चेयरमैन, और इसमें 5-6 अदर मेंबर होते हैं जो सीबीआईसी का बोर्ड में डिसीजन लेते हैं। और इनके नीचे ये ऑफिसर्स होते हैं चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट। तो हर ऑफिसर के नीचे कुछ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं। और जैसे टैक्स असिस्टेंट का जो सुपेरियर हो गया इंस्पेक्टर हो गया, और टैक्स असिस्टेंट इंस्पेक्टर का सबऑर्डिनेट हो गया, सुपरिटेंडेंट का सबऑर्डिनेट इंस्पेक्टर, और सुपरिटेंडेंट इसके सीनियर ऑफिसर हो गए। और हर जो नीचे वाला ऑफिसर्स होता है उसके पावर डीम टू बी वेस्टेड इनटू सुपेरियर ऑफिसर माना जाता है। मतलब जो पावर सुपरिटेंडेंट को है वो ऑटोमेटिकली डिप्टी कमिश्नर के पावर में माना जाएगा। जो डिप्टी कमिश्नर का पावर है वो एडिशनल कमिश्नर को ऑटोमेटिकली पावर है। जो प्रिंसिपल कमिश्नर तक पावर है वो चीफ कमिश्नर को पावर होगा। तो ये हायरार्की ऑफ द ऑफिसर है जो सीबीएसई में काम करता है कलेक्शन ऑफ जीएसटी एंड कस्टम्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को पैसा आता कहाँ से है। ये जो पैसे आते हैं इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कंट्रोल करती है, और ये पैसा गवर्नमेंट का जाता कहाँ से, कहाँ किस किस हेड में है, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो रुपीज कम्स फ्रॉम, तो देखिए रुपीज कम्स फ्रॉम, तो इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को 15%, जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है उसका 15% गवर्नमेंट को इनकम टैक्स मतलब जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स देता है पर्सन, जैसे राम श्याम, ये जो पेमेंट करता है वो इनकम टैक्स 15% गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन होता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी अभी कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे है, तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी का कंट्रीब्यूशन 7% होता है। और कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी इनकम टैक्स पे करती है वो 15%। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का योगदान जो होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में वो टोटल का 17% होता है। और कस्टम्स का जो योगदान होता है कस्टम्स ड्यूटी का वो 4% होता है। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से या अदर कंट्री से या आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो लोन लेती है, बोरोइंग लेती है गवर्नमेंट, वो 34% का होता है। और नॉन टैक्स रिसिप्ट, जैसे कि माइनिंग, कुछ गवर्नमेंट के माइंस होते हैं उसको रॉयल्टी पे दे देता है तो वहां से गवर्नमेंट को पैसा आता है, तो उस तरह के जो इनकम आते हैं वो 6% होता है। तो ये टोटल जो है 100% का कहाँ कहाँ से पैसा आता है किस हेड में, ये आप ग्राफ के पिक्चर से देख सकते हैं। और दूसरा है कि रुपीज गोज टू, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट को खर्चा होता है, किस किस हेड में खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है उसका टोटल खर्चा का 4% खर्चा पेंशन में हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट अब इस पेंशन खर्चा को कम करने के लिए एनपीएस करके एक स्कीम लाया हुआ है कि नेशनल पेंशन स्कीम,
इस पेंशन को खर्चा कम करने के लिए। इंटरेस्ट पेमेंट, इस तरह ये जो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी लेता है उस पे जो पेमेंट करता है वो टोटल खर्चा का 20% अप्रॉक्स गवर्नमेंट की खर्चा होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कुछ स्कीम्स चलाते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें 9%। सब्सिडीज देता है लोग पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट, उसमें 7%। डिफेंस सुरक्षा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड देश की सुरक्षा के लिए जो खर्चा होता है वो 8%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का वो अप्रोक्सीमेटली 17%, 17%। फाइनेंस कमीशन रिलेटेड खर्चा है 9%। स्टेट शेयर, गवर्नमेंट को जो ये टैक्स आता है उसमें से कुछ हर स्टेट को देना पड़ता है, तो वो जो टोटल खर्चा है उसका अप्रोक्सीमेटली 18% एस्टिमेटेड है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, और अदर एक्सपेंडिचर 8%। अगर हम अभी बजट की बात करें 2023-24 में कि कितना एस्टिमेट है जीएसटी से, तो जीएसटी से गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली 9,56,600 का एस्टिमेट है कि गवर्नमेंट को एस्टिमेटेड इतना पैसा आने वाला है जीएसटी से। इसी तरह से आप कंपनी से देख सकते हैं कि कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी टैक्स देगी वो अप्रोक्सीमेटली 9,20,000 करोड़ के आसपास आएगी। और इसी तरह से कस्टम्स से देखेंगे तो कस्टम्स से 2,33,100 करोड़, ये इन करोड़ है सारे फिगर, तो ये इतने पैसे गवर्नमेंट को आने वाले हैं इसी से हेड में। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जैसे हमने पहले स्लाइड में पढ़ा है और कंट्रोल कलेक्शन करती है, और इनडायरेक्ट टैक्स को सीबीएसई कलेक्ट करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये इनकम एंड प्रॉफिट पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो कोई भी टैक्सेस अगर गुड्स एंड सर्विसेज पे दे रहे हैं आप, अगर कोई गुड्स खरीद रहे हैं उस पर कोई टैक्स लग रहा है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। कोई सर्विसेज आप ले रहे हैं या दे रहे हैं उस पर कोई टैक्स लगता है तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आपको कोई इनकम हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, अगर उस पर आप कोई टैक्स देते हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में पर्सन हु बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड द पर्सन पेइंग द टैक्स आर सेम। इसमें डायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन, जैसे इस पिक्चर के मदद से इस पॉइंट को समझते हैं, ये टैक्स पेयर है, ये मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर जिससे आप, ये दुकानदार है, ये टैक्स पेयर है, और ये गवर्नमेंट है। ये टैक्स पेयर गया रिटेलर के पास, मोबाइल खरीदा, मोबाइल सपोज 1 लाख रुपए का खरीदता है और इस पे 18% टैक्स है, तो ये रिटेलर इन टैक्स पेयर से 1,18,000 रुपए लेगा, और ये 18,000 1 लाख अपने पास रख लेगा और 18,000 गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। तो ये 18,000 जो है पेमेंट ये कर रहा है, इसके पॉकेट से जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट ये रिटेलर दे रहा है। तो पर्सन पेइंग द टैक्स एंड पर्सन डिपोजिंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट दोनों डिफरेंट है, क्योंकि पर्सन पेइंग द टैक्स टैक्स पेयर है और पर्सन डिपोजिंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट रिटेलर है, तो दोनों डिफरेंट है। लेकिन अगर इस पर्सन को कोई इनकम या प्रॉफिट हो रहा है और तब इस पे टैक्स लगेगा तो इसको खुद गवर्नमेंट के पास जाके जमा करना पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स, इसमें बीच में कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा, इसको डायरेक्ट दे हैव टू गो टू द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू पे। इसको चालान जनरेट करके डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ता है। इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए इसको पैन नंबर लेना होता है, तो ये डायरेक्ट पेमेंट करेगा। तो ये पॉइंट है कि पर्सन हु बियर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड पर्सन पेइंग द टैक्स आर सेम, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। पर्सन हु बियर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड पर्सन पेइंग द टैक्स आर डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब जैसे जैसे किसी का इनकम या प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये टैक्स भी बढ़ेगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड टैक्सेस, मतलब इनकम एंड प्रॉफिट बढ़ेगा तो डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव इन नेचर है। अगर किसी मोबाइल की प्राइस 1 लाख है, अगर उसी मोबाइल को और उस पे 18% का सपोज जीएसटी है, तो 18,000 जीएसटी हुआ। वो मोबाइल अगर मुकेश अंबानी भी खरीदता है तो उस पे उसको 18,000 ही टैक्स देना पड़ेगा, और एक रिक्शा वाला खरीदेगा तो भी उसको 18,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, जो जितना कंज्यूम करेगा चाहे वो अमीर हो या गरीब उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जो जितना कमाएगा उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, और एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स भी आता है।
और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स एंड इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट एंड सेल्स टैक्स अब मर्ज हो गया है जीएसटी में। वैसे वैट अभी भी कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल, पेट्रोल पे अभी भी लगता है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे भी लगता है, तो ये वैट है। इसको पिक्चर से हम समझ सकते हैं। टैक्सेस ऑफ टू टाइप, टैक्स के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इन हिंदी कॉल्ड प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक्साइज आता है। नेक्स्ट, अब जैसे हम जीएसटी के बारे में बात करें कि जीएसटी होता क्या है, तो अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो जीएसटी कुछ नहीं है। जीएसटी पहले बहुत सारा टैक्स हुआ करता था, जैसे कि इंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वैट, ऑक्ट्रियो, लोकल टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स। तो इन सब को मर्ज करके एक जो नया टैक्स बनाया गया है उसको जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी को अगर आम बोलचाल में बोलें तो जीएसटी इज मर्जर एंड मिक्सचर ऑफ वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स जो एग्जिस्ट कर रहा था बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जैसे कि ये टैक्स है। तो इन सब टैक्सों को विलय करके, मिश्रित करके एक जो टैक्स आया, रिजल्टेंट प्रोडक्ट आया, रिजल्ट आया, वही जीएसटी है। जीएसटी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 2016 में हुआ फाइनल, जो प्रेसिडेंट का एसेंट मिला। इस एक्ट के अंतर्गत ये जीएसटी आया, लेकिन फाइनली इंप्लीमेंट हुआ 2017 में, 2017 में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में आया, 1 जुलाई 2017। उसके पहले वैट, सीएसटी और इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। एंट्री टैक्स होता है जब एक स्टेट में दूसरे स्टेट से माल आता है तो उस पर एंट्री टैक्स लगता है। लग्जरी टैक्स होता है जो होटल में पहले लगता था, अब लग्जरी टैक्स खत्म हो गया है। इंटरटेनमेंट टैक्स होता है जब कोई अम्यूजमेंट पार्क में आप जाते थे पहले, तो ये एंट्री टैक्स लगता था। एक्साइज ड्यूटी होता है उत्पाद शुल्क, किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करने पे जो ड्यूटी लगती थी वो एक्साइज ड्यूटी कहलाता है। अभी भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे और टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, इस पे अभी भी ये एक्साइज ड्यूटी, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल, पेट्रोल पे अभी भी लग रहा है। और सीएसटी होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, जब एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में सेल होता था जीएसटी से पहले तो सीएसटी लगता था, अब सीएसटी के बदले में आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और सीएसटी का फुल फॉर्म हुआ करता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। वैट जो है, वैट का ही एक्सटेंशन है जीएसटी। वैट को वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ये इंट्रा स्टेट सेल विद इन, अगर सेम स्टेट में गुड्स पहले सेल होता था जीएसटी से पहले तो वैट लगता था। अभी भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे लगता है। और ऑक्ट्रियो लोकल टैक्स होता था। ऑक्ट्रियो और लोकल टैक्स एक ही तरह का ये टैक्स होता था, कुछ म्युनिसिपैलिटी वगैरह में लगता था, मुंबई में, और कुछ ये म्युनिसिपैलिटी वगैरह लगाया करता था। अब हम सप्लाई चेन समझते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये एक साइकिल होता है जो जिसको समझते हैं। देखिए सप्लायर, इसको इसलिए समझते हैं क्योंकि देखिए सब ये होता है मैन्युफैक्चरर कोई भी माल बनाता है, फिर वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है, और वो माल मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस में आता है। डिस्ट्रीब्यूटर फिर उसको रिटेलर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और रिटेलर फिर कंज्यूमर को देता है। तो सपोज मैन्युफैक्चरर जो है वो सिचुएटेड है नोएडा यूपी में, और डिस्ट्रीब्यूटर है बिहार में। तो यूपी से माल बिहार आएगा, इस पे क्या टैक्स लगेगा, कौन सी टैक्स लगेगा? क्योंकि जीएसटी में भी, जीएसटी वैसे बोलने के लिए बोलते हैं कि वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा कंपोनेंट है टैक्स का। सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो यूपी से माल आएगा बिहार में तो क्या टैक्स लगेगा? अब रिटेलर भी बिहार में है तो डिस्ट्रीब्यूटर बिहार में है और रिटेलर बिहार में है, तो बिहार से बिहार में माल जाएगा तो क्या टैक्स लगेगा? रिटेलर फिर कंज्यूमर को देगा, कंज्यूमर भी सपोज बिहार में है और रिटेलर भी बिहार में, तो क्या टैक्स लगेगा? सप्लायर लद्दाख में है और वो मैन्युफैक्चरर उससे माल खरीद रहा है, तो लद्दाख यूनियन टेरेटरी है, और लद्दाख यूनियन टेरेटरी ऐसा यूनियन टेरेटरी है जिसका अपना लॉ मेकर नहीं है, तो फिर क्या टैक्स लगेगा? तो इन सब को ये सब सारी बातें हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब देखिए जीएसटी होता क्या है। जीएसटी जो डिफाइंड है वो आर्टिकल 366(12)A में
आर्टिकल 366(12)(a) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कोई भी टैक्स अगर सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे लगता है तो उसको हम जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो दो चीजें होनी चाहिए जीएसटी लगने के लिए, एक सप्लाई होगा, और सप्लाई किस चीज का होगा, या तो गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा। अगर उस पर कोई टैक्स लगता है तो उसको जीएसटी बोलते हैं। पिक्चर में जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि चल संपत्ति, लेकिन गुड्स में इंक्लूड्स नहीं होता है मनी एंड सिक्योरिटी, जैसे शेयर, डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर अगर आप एक आदमी दूसरे आदमी से खरीदता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वो गुड्स नहीं है। उस गुड्स को गुड्स के परिभाषा से, उसको वस्तु के परिभाषा से बाहर कर दिया गया है, इसीलिए शेयर और डिवेंचर पे जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ब्रोकर कोई कमीशन लेता है, शेयर और डिवेंचर को सेल परचेज में आपकी मदद करता है, तो उस कमीशन पे जीएसटी लगता है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। तो मनी एंड सिक्योरिटी नाइदर गुड्स है नॉर इट इज सर्विस। और कोई भी चीज अदर देन गुड्स है तो वो सर्विसेज हो सकती है। सर्विसेज को गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया हुआ है, एक जीएसटी में शेड्यूल 2 है वहां पे। तो जीएसटी का अगर सिंपल जीएसटी का अगर लीगल डिफिनीशन है, मींस एनी टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी का पोजीशन क्या है इंडिया में कि ये गुड्स जो है ए से लेके ई तक, इस पे क्या लगता है, गुड्स लायबल फॉर सेंट्रल एक्साइज एंड वैट और सीएसटी बट नो जीएसटी। ये ए से लेके ई तक जो प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अभी भी इस प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। ये जीएसटी के जुरिडिक्शन में अभी भी नहीं आया है। अभी कुछ जीएसटी काउंसिल में मीटिंग में चर्चा हुई है, लेकिन अभी भी ये जो प्रोडक्ट है ए से ई तक, ये जीएसटी से बाहर है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। इस पे अभी भी सेंट्रल एक्साइज, वैट और सीएसटी लगता है। एक प्रोडक्ट है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, जिस पे जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज भी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और सेंट्रल एक्साइज मतलब उत्पाद शुल्क। जैसे सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, इस पे जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज, क्योंकि ये डिमेरिट गुड्स बोला जाता है। तो डिमेरिट गुड्स पे गवर्नमेंट का उद्देश्य है ज्यादा टैक्स लगाना, जिससे कि देश की जनता कम कंज्यूम करे और इसका कॉस्ट बढ़ जाए, जिससे कि लोग कम इसको परचेज करें। तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भी है और सेंट्रल एक्साइज भी है। इसीलिए सिगरेट अभी देखते हैं हर बजट में महंगा हो जाता है। तो सिगरेट, पान मसाला और टोबैको, बीड़ी, इस पे जीएसटी भी है और सेंट्रल एक्साइज भी है। गुड्स लेवल फॉर और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी जीएसटी से बाहर है। तो इस पे लेकिन इस पे सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता है, इस पे स्टेट एक्साइज लगता है। ये जो 5 प्रोडक्ट देख रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, इस पे सेंट्रल एक्साइज लगता है, और एल्कोहलिक लिकर पे स्टेट एक्साइज, वैट और सीएसटी लगेगा। सीएसटी तब लगेगा जब बिहार से यूपी में माल सेल होगा, लेकिन बिहार में अभी अल्कोहल बैन है, तो बिहार से तो सेल होता ही नहीं है। तो बिहार में अभी इसकी बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी इज एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज, बिहार जो ड्राई स्टेट है, सो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज प्रोहिबिटेड फॉर सेल, कंजम्पशन और स्टोरेज इन बिहार। तो अभी बिहार से कोई इसका सेल होता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि नीतीश गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, क्योंकि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बिहार में सेल ही नहीं होता। तो स्टेट एक्साइज स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू होता है, पैसा होता है, तो इसीलिए उनको नुकसान होता है। तो ये ए टू ई प्रोडक्ट, इस पे सेंट्रल एक्साइज लगता है और वैट सीएसटी लगता है। टोबैको एंड टोबैको पे जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज लगता है। और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर अभी स्टेट, बिहार स्टेट में फ्री हो जाए, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सेल अलाउ कर दे गवर्नमेंट, नीतीश सरकार, तो उस पे स्टेट एक्साइज, वैट और सीएसटी लगेगा। तो ये टोटल है आर्टिकल 366(12)(a) में डिफाइंड है जीएसटी। अब हम जीएसटी रेट के बारे में बात करते हैं कि जीएसटी रेट कितने तरह का होता है। तो जनरली जीएसटी रेट जो अभी अपने यहाँ पे है मेजर आइटम पे, वो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 28% लग्जरी एंड डिमेरिट्स गुड्स पे है। लग्जरी गुड्स क्या होता है, जैसे बीएमडब्ल्यू कार, ऑडी कार अगर आप लेते हैं तो आपको 28% का जीएसटी लगेगा। और जैसे डिमेरिट आइटम होता है, जैसे मैंने बताया रजनीगंधा, पान मसाला,
और आपको सिगरेट, इस पे ये डिमेरिट आइटम है। तो लग्जरी एंड डिमेरिट आइटम्स पे 28% है। और कुछ एसेंशियल कमोडिटी है जैसे चावल, गेहूं, लूज में अगर आप खरीद बिक्री करते हैं तो उस पर 0% टैक्स है, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड आइटम जो होते हैं, और लूज में है तो उस पर 0% टैक्स। कुछ आइटम ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कंजम्पशन होता है जैसे शूज, क्लोथ्स, इस पे 5% है। कुछ आइटम जो होता है मोबाइल या किचन रिलेटेड आइटम, तो इस सब पे 12% या 18% टैक्स है। अब हम बात करते हैं कि देखिए जीएसटी जो होता है, जीएसटी टैक्स होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई का मतलब होता है सेल, लाइसेंस किसी चीज का दे रहे हैं आप, रेंटल दे रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सप्लाई में बहुत सारा चीज आता है। और सप्लाई भी जो होता है वो दो तरह का होता है। इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब सप्लाई बिटवीन टू स्टेट, मतलब बायर एक स्टेट में है और सेलर दूसरे स्टेट में, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और अगर सप्लायर मतलब सेलर एंड बायर दोनों अगर सेम स्टेट में है तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। और सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, मैं इस नेक्स्ट स्लाइड पे इसमें बात करते हैं। देखिए सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज। तो सप्लाई में ये सारा चीज इंक्लूड होता है। अगर कोई चीज आप सेल कर रहे हैं तो सेल कर रहे हैं तो वो सप्लाई है, ट्रांसफर कर रहे हैं तो सप्लाई है, बार्टर कर रहे हैं तो सप्लाई है। अब ये सप्लाई कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब कि बायर और सेलर सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है। अब यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भी एक कंफ्यूजन है, क्योंकि अपने यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जो है वो टोटल 8 है, और 8 यूनियन टेरिटरी में 5 यूनियन टेरिटरी को लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब लॉ मेकर नहीं है, और 3 यूनियन टेरिटरी को लॉ मेकर है। ये 3 यूनियन टेरिटरी हैं आपके पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जो जिस स्टेट को अपना लॉ मेकर है उसको स्टेट के तरह ही ट्रीट करेंगे, और जिस यूनियन टेरिटरी को लॉ मेकर नहीं है, जैसे 5 ये मैं इस अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीप, लद्दाख, लक्षद्वीप, ये 5 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसके लॉ मेकर नहीं है। मतलब कि इसके लिए जो लॉ बनता है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ही लॉ बनता है। लेकिन तीन तीन यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिसका अपना लॉ मेकर है, जैसे दिल्ली में अपना चुना हुआ सरकार केजरीवाल सरकार है, जम्मू एंड कश्मीर में भी अपना लेजिस्लेचर है, अपना लॉ मेकर है, अभी जो बना है ये न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है। और पुडुचेरी में भी अपना लॉ मेकर, अपना सीएम होता है। तो अब देखिए सप्लाई इज अ टू टाइप, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट। अगर बायर बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट में है तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। अगर बायर और सेलर टू डिफरेंट स्टेट में है या टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का मतलब अभी मैंने जो बताया कि यूनियन टेरिटरी मतलब हैविंग नो लेजिस्लेचर, जिसका अपना लॉ मेकर नहीं है, और एक स्टेट एंड बायर एक स्टेट में है और सेलर दूसरे यूनियन टेरिटरी में है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो उस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, और इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा। और इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर सेम यूनियन टेरिटरी में है, अगर जैसे चंडीगढ़ में ही बायर है और चंडीगढ़ में ही सेलर है तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगेगा। अगर सेलर भी बिहार में है और बायर भी बिहार में है तो सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो यूटीजीएसटी में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, और अगर स्टेट में हो रहा है बिहार में ही बायर और सेलर है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और बायर और सेलर दोनों चंडीगढ़ में है तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैन्युफैक्चरर दिल्ली में है और डिस्ट्रीब्यूटर भी दिल्ली में है, तो ये यूनियन टेरिटरी है, बट यूनियन टेरिटरी विद ओन लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पे जो जिसके ओन लेजिस्लेचर होता है वहां पे एसजीएसटी ही लगता है। तो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर खरीदा तो इस पे सपोज ये जो आइटम खरीदा दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर ने वो 12% का आइटम है, तो इस पे सीजीएसटी आधा हो जाएगा, 12 का आधा 6, और डीजीएसटी मतलब दिल्ली स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 6%, 6%। अब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली में है, रिटेलर बिहार में है, तो ये दो डिफरेंट स्टेट हो गया, एक यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी विद लॉ लेजिस्लेचर, और एक स्टेट हो गया।
तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, तो उसी आइटम पे सिर्फ IGST लगेगा और वो 12%, दोनों का जो जोड़ होगा वो 12%। अगर मैन्युफैक्चरर चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ मतलब यूनियन टेरिटरी हैविंग नो लेजिस्लेचर, और डिस्ट्रीब्यूटर भी चंडीगढ़ में है, तो ये क्या हो गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन यूनियन टेरिटरी हुआ। अब यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, तो यहाँ पे CGST एंड UTGST लगेगा। वैसे ही अगर ये लद्दाख रहता और ये भी लद्दाख रहता तो यही टैक्स लगता। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर चंडीगढ़ में है और रिटेलर लद्दाख में है, तो एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में सेल हुआ तो भी IGST ही लगेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो भी IGST, और एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में होगा तो भी IGST। अगर दो स्टेट हो या दो यूनियन टेरिटरी हो तो उस केस में IGST। मैन्युफैक्चरर बिहार में है, डिस्ट्रीब्यूटर बिहार में है, तो सेम स्टेट में सेल हुआ तो इस पे लगेगा CGST, और ये बिहार का SGST 14%। SGST जो होता है हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो यहाँ पे बिहार CGST 14% और बिहार का SGST 14%। अब डिस्ट्रीब्यूटर बिहार में है, रिटेलर पुडुचेरी में है, तो वन स्टेट टू अदर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। तो चाहे लेजिस्लेचर हो या ना हो, अगर एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हुआ तो IGST। इन ऑल केस ये IGST लगेगा। अब देखिए CGST जो लगता है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट में लगता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 5 यूनियन टेरिटरी में अगर सेल हो रहा है विद इन 5 यूनियन टेरिटरी तो UTGST एंड CGST लगेगा। और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो CGST तो लगेगा ही, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी। और UTGST लगेगा या SGST, वो डिपेंड करेगा कि किस स्टेट में सप्लाई हो रही है। अगर बिहार में है तो बिहार गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंतर्गत SGST लगेगा। अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश SGST लगेगा। राजस्थान में है तो राजस्थान SGST लगेगा। पुडुचेरी में है तो पुडुचेरी का SGST लगेगा। दिल्ली में है तो दिल्ली का SGST लगेगा। जम्मू एंड कश्मीर में है तो जम्मू एंड कश्मीर का SGST। तो टोटल जो अपने इंडिया में है वो 31 SGST है। 28 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी हैविंग ओन लेजिस्लेचर, जिसका अपना लॉ मेकर है। और UTGST जो लगेगा सिर्फ इस 5 स्टेट के अंतर्गत अगर सप्लाई हो रहा है तो CGST एंड UTGST लगेगा। अगर इस 28 एंड 3 31 स्टेट 28 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है विद इन तो CGST एंड इस कोरस्पोंडिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी का SGST लगेगा। और अगर दो स्टेट के बीच में या 2 यूनियन टेरिटरी के बीच में या एक स्टेट एंड एक यूनियन टेरिटरी के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे और उसमें IGST लगेगा, जिसको कि हम इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। थैंक यू। आप लोगों को होप कि ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच।